नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति घंटा दर घंटा बदल रही है। सुबह में डेवलपमेंट ये हुआ था कि उद्धव ठाकरे के जो सलाहकार हैं किशोर तिवारी, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी थी और उसमें ये गुजारिश की थी कि यदि नितिन गडकरी शिवसेना और बीजेपी के बीच में मध्यस्थता करें तो चंद घंटों में पूरी समस्या का समाधान निकल सकता है। और प्लस उन्होंने चिट्ठी में जो समझ में आया वो सब आरएसएस प्रमुख के सामने बात रखती थी। तो ऐसा लगा जैसे कि एक तरह से शिवसेना ने जो बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे दरवाज़ा खटखटा दिया है कि देखिए, हमने अपनी बात आपके सामने रख दी, अब आपको फैसला करना है और मुख्यमंत्री वाले मुद्दे पे कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बाद क्या हुआ कि दिन में फिर जैसे ही बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनसे मिल करके जब देवेंद्र फडणवीस लौटे तो उन्होंने क्या किया था कि चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे, वी सतीश वगैरह वगैरह के साथ बैठ करके मीटिंग की थी और फिर स्ट्रेटजी पे डिस्कस किया था कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि शिवसेना नरमी नहीं बरत रही है। तो पहले खबरें ये आ रही थी कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि शिवसेना को थकाओ और उसके बाद नहीं मानती है तो फिर जो है अल्पमत की सरकार बनाओ, बाद में विश्वास मत हासिल कर लेंगे, जैसा कि पिछली बार हुआ था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अल्पमत के सरकार के बनाने के लिए बीजेपी दावा नहीं ठोकेगी। और जो ये खबरें कही जा रही थी कि पहले 45 विधायक शिवसेना के हमारे संपर्क में हैं, उसको लेकर के अब खबर आ रही है कि नहीं, 25 विधायक हमारे संपर्क में, और वो भी दूसरे और तीसरी पंक्ति के नेताओं से ये बात कहलवाई जा रही है। कितने हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो राजनीति है। राजनीति में ऐसे दावे इसलिए किए जाता है ताकि सामने वाले के मनोबल को तोड़ा जा सके कि तुम्हारे इतने विधायक हमारे साथ में हैं। अब क्या हुआ कि फिर ये भी खबर आई कि विभागों को लेकर के जो मंत्रियों के विभाग है वो जो 13 की बात थी वो 16-17 तक पहुंच सकती है और उसमें जो है वित्त और राजस्व जैसे मंत्रालय जो है शिवसेना को दिए जा सकते हैं। होम जो है फिर वो गृह मंत्री के पास जो हुआ करता था वो जो है चंद्रकांत पाटिल या सुधीर मुनगंटीवार को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये बात थी कि यदि देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन भी गए तो कमज़ोर हो जाएंगे। ये सब गणित चलता रहा। लेकिन अब जो दिन भर के बाद जो शाम को खबर आई उसमें एक सबसे चौंकाने वाली खबर ये आई कि 21 तारीख को चुनाव हुआ, 24 अक्टूबर को रिजल्ट आया और आज 5 तारीख को कांग्रेस और एनसीपी को लगा कि किसानों की समस्या को लेकर के बीजेपी और शिवसेना तो राज्यपाल से मिल ली, हम तो पीछे रह गए। लिहाजा आज कांग्रेस और एनसीपी का प्रतिनिधिमंडल जो है भगत सिंह कोश्यारी जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनसे मिलने के लिए पहुँची और मिले। अब इसके तरह तरह के जो है कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के बाद कि आखिरकार क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी। हालांकि एक बात और बता दें कि जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिल करके लौटे थे तब उन्होंने यही कहा था कि संख्या बल हमारे साथ नहीं, हमें तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, जिसको सत्ता पक्ष में बैठने का जनादेश मिला है वो सरकार बनाए। ये तो उनका औपचारिक राजनीतिक बयान कह सकते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक एनसीपी ने शिवसेना से ये कहा कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार बनाएं तो फिर आपको पहले ये तय करना होगा कि आप किसके साथ हैं। यानी बीजेपी के साथ एक तरफ केंद्र में आप अलायंस में भी रहे और दूसरी तरफ राज्य में आप हमारे साथ सरकार बनाएं, ये कैसे संभव हो सकता है। तो एनसीपी का इशारा इस तरफ था कि जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं अरविंद सावंत, उनको तो मंत्रिमंडल से हटाइए, तभी तो लगेगा कि आप बीजेपी से अलग हो रहा है, फिर बीजेपी से औपचारिक नाता तोड़िए। तो ये कुछ बातें इस तरह की आई। इसी बीच में जो उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जल्दी ही इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में होगी। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में असमय हुई बारिश के कारण किसानों की फसल के नुकसान के लिए जो भी पैसा राज्य सरकार दे रही है 10,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा अपर्याप्त है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार होगी, उनका मुख्यमंत्री होगा। इस तरीके की भी बातें आई और संजय राउत को आगे करके वो बार बार ये बातें कहलवाई जाती रही। तो अब शाम होते होते जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये आ रही है कि बेशक कांग्रेस में 2 धड़ा बन गया है। एक धड़ा चाहता है कि शिवसेना को बाहर से सपोर्ट करके और शिवसेना एनसीपी की सरकार बनवा दी जाए। दूसरा धड़ा चाहता है कि कांग्रेस को पूरे देश में राजनीति करनी है। एक तरह 180 डिग्री के अंतर पे जो विचारधारा रखने वाली पार्टी है उसके साथ कैसे सरकार बनाई जा सकती है या उसको कैसे समर्थन दिया जा सकता है, इससे जो है आगे चल कर के फिर उसको नुकसान होगा। तो ये 2 तरह के विचारधाराएं की बात आई
और ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं होगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए कि बाहर से समर्थन दे दीजिए और शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने दीजिए। और एनसीपी की तरफ से बहुत पहले ये बात कही जा चुकी थी कि आदित्य ठाकरे को यदि सीएम बनाना चाहते हैं तो 2.5 साल के लिए क्यों बनाना चाहते हैं, 5 साल के लिए क्यों नहीं बनाना चाहते। तो इस संभावना पे भी अब धीरे धीरे जो है गंभीरता से बात होने लगी है कि शिवसेना अब इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसके लिए जब तक कोई बहुत अच्छा ऑफर ना मिले यू टर्न लेना मुश्किल है। और यू टर्न लेना मुश्किल है तो फिर उसे एनसीपी के साथ जाना होगा। हाँ, एक बात ये भी कही जा रही है कि यदि एनसीपी के साथ हो जाती है, कांग्रेस बाहर से समर्थन देती है, तो सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी को ही नहीं नुकसान होगा, आगे चल करके 5 साल बाद शिवसेना को भी नुकसान होगा। तो जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल जो है उसका एकमात्र टारगेट है किसी तरह से अपना मुख्यमंत्री बनाना। तो क्या शिवसेना जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा रही है, एक बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने दावा किया, संजय राउत की बात को तो हम मान लेते हैं राजनीतिक दबाव और रणनीति का हिस्सा, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि अगले कुछ घंटों में जो है आप देखेंगे 48 घंटे की बात कही जा रही है कि अगले 48 घंटे में वहाँ की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो वो बदलाव यही दिख रहा है कि क्या शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाएगी। क्योंकि बीजेपी ने यदि अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है कि हमें दावा पेश करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, अल्पमत की सरकार नहीं बनाएंगे, राष्ट्रपति शासन की जल्दीबाजी नहीं है, तो इसका मतलब कि अंदर खाने कोई ना कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसका स्वाद एकदम अलग होगा। और उसका अब देखते हैं कि यही एक संभावना नज़र आ रही है कि अगले 48 घंटे में क्या होता है। क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, 9 नवंबर से पहले सरकार का गठन होना जरूरी है। और जिस तरीके से राम मंदिर पे फैसला आना है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 17 से पहले, और 13 तारीख जो है सर्किल में घूम रहा है कि 13 तारीख को फैसला आ रहा है। तो उससे पहले जब तक सरकार का गठन नहीं होगा और इस तरह से दुविधा और संशय की स्थिति रहेगी, तो आपको याद होगा कि जब विवादित ढांचा गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को, उसके बाद देश में जो रिएक्शन हुआ था उससे प्रभावित होने वाला सबसे ज़्यादा मुंबई ही और महाराष्ट्र ही था। तो सरकार का गठन होना 9 नवंबर से पहले एक संवैधानिक मजबूरी है। और दूसरी बात कि आगे के जो डेवलपमेंट है उसके मद्देनज़र भी मजबूत सरकार का होना, उसके पास स्ट्रेटजी का होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एकदम क्लियर कट तैयारी होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो अगले 48 घंटे में देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।